हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद आवर टॉपिक दैट इज प्रोटीन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। ठीक है। एंड दिस प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। हेटेरोपॉलीमर। अभी तक हम जो बायोमोलिक्यूल्स कवर कर चुके हैं उसमें थे कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट होमोपॉलीमर भी थे, हेटेरोपॉलीमर भी थे, यानी कि होमोपॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और लिपिड्स पॉलीमर नहीं बनाते हैं। ठीक है। लिपिड्स जो है वो एक ऐसे बायोमोलिक्यूल है जो पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं। वेट छोटा होता है, 800 डाल्टन से छोटा होता है साइज उनका। और अल्टीमेटली लेकिन वो रेटनेट में पाए जाते हैं क्योंकि वेसिकल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डिफरेंट नेचर आता है। बट प्रोटीन्स जो है वो हेटेरोपॉलीमर है अमीनो एसिड के। लेकिन प्रोटीन जब अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीनो एसिड जो है वो नियरली 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वी हैव नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स एज वेल, बट यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स पे ही है, जो कि 20 होते हैं इन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में अरेंज होते हैं और प्रोटीन्स बना लेते हैं। बट इसमें प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह नहीं होता, बस एक चेन बनाई या ब्रांचेस बनाई, दैट्स इट, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता। प्रोटीन्स जो है वो एक चेन बनाने के बाद, अरेंजमेंट बनाने के बाद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस लेता है, 3D अरेंजमेंट्स लेता है ताकि वो फंक्शन कर सके। क्योंकि बॉडी में प्रोटीन की यूटिलाइजेशन और डाइवर्सिटी की अगर आप देखो, फंक्शनल डाइवर्सिटी अगर आप देखो, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बना रहा है, प्रोटीन कैरियर की तरह फंक्शन भी कर रहा है, सिग्नलिंग में जैसे हार्मोन है उसमें भी काम कर रहा है। तो प्रोटीन को स्ट्रक्चर बनाने से लेकर ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने से लेकर फंक्शन करने होते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इट मे बी ऑफ कैरियर, इट मे बी hormonal फंक्शन, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। प्रोटीन्स जो है, इसी वजह से स्ट्रक्चर बनाना हो तो अलग अरेंजमेंट, फंक्शन करना हो तो अलग अलग अरेंजमेंट जो है वो प्रोटीन्स लेते हैं ताकि वो ऑप्टिमली बॉडी में परफॉर्मेंस दे पाए, अपनी फंक्शन कर पाए। ठीक है। सिर्फ अमीनो एसिड की चेन बनने से प्रोटीन नहीं बनता। तो ये सेक्शन जो है, यानी कि ये लेक्चर जो है वो उसी के बारे में बात करेगा। ये लेक्चर आपको बताएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल्स है प्रोटीन के। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन को जानना है तो अमीनो एसिड को तो जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं कि अमीनो एसिड है क्या। अमीनो एसिड को ना एक टर्म दिया गया है, अमीनो एसिड को कहा जाता है दैट दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ये टर्म दी गई है। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? मीथेन में एक अल्फा कार्बन होता है और अल्टीमेटली इस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं ग्रुप्स मीथेन में। ठीक है। वो ग्रुप्स कौन से होते हैं? चारों के चारों हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ। ठीक है। बट बाकी दो पर्टिकुलर प्लेसेस में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूं, जिसमें से एक चेंज है कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा चेंज है अमीनो ग्रुप। ठीक है। कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है स्ट्रक्चर में कि एक एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है विद कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। लेकिन अब फोर्थ पोजीशन की बात आती है। फोर्थ पोजीशन जो है उसको आर यानी कि वेरिएबल ग्रुप कहा जाता है। वेरिएबल जो अलग अलग अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है, यानी कि 20 है अमीनो एसिड, उनमें जो मेन डिफरेंस है वो इसी आर ग्रुप में है। ठीक है। इस आर ग्रुप में कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, उसी के बेसिस पे अलग अलग अमीनो एसिड है। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस वेरिएबल ग्रुप चेंज हो जाता है। हम एनसीईआरटी से एग्जांपल्स लेते हैं, 3 पर्टिकुलर एग्जांपल्स ली गई हैं, जिसमें से अगर आर ग्रुप जो है वो खुद एच है यानी कि हाइड्रोजन इटसेल्फ, ठीक है, तो वो ग्लाइसिन कहा जाता है। आर अगर हाइड्रोजन है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। आर अगर मीथेन है तो वो है एलेनिन। ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। इस पोजीशन पे अगर CH2OH है यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH है, तो सीरीन। ठीक है। तो ग्रुप कोई भी हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है,
बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग अमीनो एसिड है। यहाँ पे उन्हीं की बात कर रही हूँ जिसकी डायग्राम एक्चुअली दी गई है। यहाँ पे H लगा होगा तो वो ग्लाइसिन होगा, यहाँ पे CH3 होगा तो एलेनिन होगा, यहाँ पे CH2H होगा तो सीरीन होगा, राइट। तो ये है हमारे पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन वी हैव सम क्लासिफिकेशन एज वेल, कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन डील करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे कॉन्सेप्ट पे। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगी एसिडिक अमीनो एसिड की, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें इस आर पर्टिकुलर ग्रुप में, यानी कि वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग अरेंजमेंट नहीं हो सकते, अलग अलग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, बट प्लस इस कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप आर पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो अलग अलग कार्बन नंबर हो सकते हैं आर वेरिएबल एरिया में, ठीक है, बट कार्बोक्सिल ग्रुप अगर है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो एसिडिक आएगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, हमारे पास एडिशनल COOH ग्रुप होता है आर एरिया में। याद रखेंगे बाकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल एरिया, ठीक है। सो एग्जांपल्स जो दी गई है मैं उनके बारे में बात करती हूँ। सो एग्जांपल्स है इसमें एस्पार्टेट, यानी कि एस्पार्टिक एसिड, नाम में ही एसिड होगा, ठीक है, एसिड लिख सकते हैं या एस्पार्टेट लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड यानी कि ग्लूटामेट, दोनों नाम से जाना जाता है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, यानी कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दीज आर एसिडिक अमीनो एसिड। मूविंग फॉरवर्ड विद बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, यहां पे आपको कोई बेसिक ग्रुप दिख रहा है, ये अगर एसिडिक ग्रुप है तो ये बेसिक ग्रुप है, तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है। तो ये बेसिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जो है बेसिक ग्रुप है। तो अगर वेरिएबल ग्रुप वाले एरिया में हमारे पास एडिशनल NH2 ग्रुप होता है, यानी कि अमीनो ग्रुप होता है, तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहा जाता है। सो दिस अमीनो एसिड्स हैव एडिशनल अमीनो ग्रुप इन आर चेन, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगी, ये आपको लर्न करनी है बेटा, ठीक है। लाइसीन, हिस्टीडीन, arginine, these are some basic amino acids। इन तीनों एसिड्स में एडिशनल NH2 ग्रुप होता है आर एरिया में, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड विद न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, जिनमें हमारे पास बिल्कुल बैलेंस्ड अरेंजमेंट रहेगा, NH2COH जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे आर ग्रुप को इंक्लूड करके, ठीक है। सो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है, जिसमें NH2 प्लस COH ग्रुप दोनों होंगे बैलेंस्ड वे में, ठीक है। यहां पे जिसकी वजह से एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप आ गया तो बैलेंस हो गया। तो इसमें एग्जांपल्स आती हैं सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड के भी, ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, CH3, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। ये 5 अमीनो एसिड्स है जो न्यूट्रल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बट कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और टाइप्स हैं जो डील करनी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड नाम से ही पता चल रहा है आर ग्रुप में, आर एरिया में एरोमेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। सो एरोमेटिक ग्रुप होगा आर एरिया में। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इंक्लूड्स टायरोसिन, फिनाइलएलानीन, ट्रिप्टोफैन, ये है
एरोमेटिक अमीनो एसिड। सो दीज आर सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो एनसीईआरटी डील करता है और जो हमें लर्न करने हैं, ठीक है। सो ये हो गया अमीनो एसिड के बारे में, लेकिन अमीनो एसिड का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है जो ज्विटर आयन कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि वो ज्विटर आयन होता क्या है और क्या है उसकी इंपॉर्टेंस। ओके, सो ज्विटर आयन के बारे में बात कर रहे थे, तो ज्विटर आयन जो है वो स्टेट है अमीनो एसिड की जब अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। सो अब व्हेन अमीनो एसिड इज इन न्यूट्रल स्टेट, क्योंकि अगर हम देखें तो अमीनो एसिड में पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप थे। COOH एसिडिक ग्रुप है, NH2 जो था वो बेसिक ग्रुप था। तो हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स थे, ठीक है। दोबारा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से NH2COOH, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आर वेरिएबल ग्रुप, ये स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट जो है वो न्यूट्रल फॉर्म है। अगर मैं इसकी दूसरी आयनिक स्टेट बनाऊं, ठीक है, आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली अमीनो एसिड CH पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि बेस है एक्वायर कर सकता है H पॉजिटिव, COO नेगेटिव, H एसिडिक ग्रुप है डोनेट करेगा, एंड R, ये हमारे पास आयनिक स्टेट है, बैलेंस स्टेट। सो ये है हमारे पास ज्विटर आयन, ये ज्विटर आयन है। तो लेकिन ज्विटर आयन जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही एग्जिस्ट करता है। जितने भी अमीनो एसिड है एक पर्टिकुलर पीएच ऐसा है जब अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एसिडिक और बेसिक ग्रुप जो है वो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। सो ज्विटर आयन एग्जिस्ट एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मैंने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों लिखा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच वैल्यू है, क्या है? pH value. So it's a pH value when amino acid exists as ज्विटर आयन, वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो सिंपल सी बात है, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अमीनो एसिड, और किस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे? वो वैल्यू जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब आप बोलो 20 अमीनो एसिड है तो क्या सबका पीएच वैल्यू यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम होगा? नहीं, वी हैव 20 प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड जिसमें सबका पीएच वैल्यू फॉर एग्जिस्टेंस एज ज्विटर आयन सबका डिफरेंट है, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबका डिफरेंट है। जितने भी अमीनो एसिड है सब अलग अलग पीएच वैल्यू पे न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो अब इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, पीएच वैल्यू है जब अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बट हम इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इसको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं उसको जानने से पहले कि इसका थोड़ा सा नेचर जान लेते हैं, ठीक है, कुछ और चीजें जान लेते हैं। यानी कि हम पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने पीएच वैल्यू कम किया या ज्यादा किया उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो दो केसेस बता रही हूं, जब हमारे पास हमने एसिड ऐड किया, जैसे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसमें अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड है, कोई भी एक अमीनो एसिड है, वो ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने एसिड डाल दिया उसमें, एसिडिक कंडीशन बढ़ा दी, ठीक है, एसिडिक कंडीशन बढ़ा दी, तो क्या होगा? अगर हमने एसिडिक कंडीशन बढ़ा दी तो इस केस में क्या होगा? एसिड जो है वो डोनेट करता है H पॉजिटिव, यानी कि अमीनो एसिड के आसपास H पॉजिटिव डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे। सो क्या स्टेट रहेगी, क्या सिचुएशन, क्या स्ट्रक्चर रहेगा? हमारे पास ये एसिडिक ग्रुप है, H पॉजिटिव है, लेकिन ये है बेस, NH2 बेस है। लेकिन अब ये क्या करेगा? बेस जो है वो H पॉजिटिव एक्वायर करता है, राइट। सो इसने एक्वायर किया, पॉजिटिव स्टेट में आ गया, राइट। सो ये है अमीनो एसिड जो पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, H ऐड हो गया, ठीक है, H है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। सो इस तरीके से एसिडिक सिचुएशन, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच कम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये अगर बात करें तो बेसिक अगर अरेंजमेंट बढ़ जाए, यानी कि हमने अमीनो एसिड के आसपास बेस बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस केस में बेटा ऐसी सिचुएशन आती है। बेस क्या करता है? उसको क्या चाहिए? उसको H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये अरेंजमेंट आएगा, यानी कि वो COOH से H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा
और बैलेंस होने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव अरेंजमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो एसिड जब बढ़ता है, एसिडिक स्टेट बढ़ती है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तो अब इसका रेलेवेंस ये है कि हर एक अमीनो एसिड जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे ही थोड़ा सा भी चार्ज जो है किसी मॉलिक्यूल में अगर बढ़ता है, कम होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो उसका नेचर भी चेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने हैं, क्या उसकी वैलेंसी है एक मॉलिक्यूल की, तो उसके बेसिस पे उसका चार्ज होता है, उसका स्टेबिलिटी होती है, उसका नेचर भी होता है, राइट। तो वैसे ही अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से अमीनो एसिड का थोड़ा थोड़ा नेचर चेंज हो जाएगा अलग अलग पीएच में। ठीक है, ये इसका रेलेवेंस है। अब इसका फायदा क्या है, आपकी बॉडी में अगर देखो आपके एंजाइम्स क्या है, वो प्रोटीन्स है। ठीक है, अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्टिवेट हो और एक पर्टिकुलर एरिया में एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाए। हम स्टमक में जो एंजाइम्स काम करते हैं, इंटेस्टाइन में पहुंचते ही हम चाहते हैं कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो फर्दर काम ना करे। ठीक है, सो बॉडी क्या करती है, बॉडी जब एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करती है, स्टमक में सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स जो हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन लेकर एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही वो इंटेस्टाइनल पीएच पे पहुंचेंगे जो ज्यादा है स्टमक से, तो वहां पे अमीनो एसिड का जो चार्ज है वो अलग हो जाएगा, नेचर अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रोटीन इस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में इसी तरीके से प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं अलग अलग पीएच पे। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड थोड़ा सा चेंज हुआ ना, प्रोटीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। अब वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट लेता है। इसके स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स हैं जो हमें डील करने हैं। ठीक है, तो वो 4 लेवल्स डिस्कस करते ही आपको समझ आ जाएगा कि अमीनो एसिड का थोड़ा सा भी चार्ज बदलने से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 लेवल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, सो ये 4 लेवल्स रहने वाले हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट द चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड। लेकिन अलग अलग अमीनो एसिड हैं, कैसे जुड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी हमने बॉन्ड की बात की, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड था। ठीक है, अब अमीनो एसिड में कौन सा है और वो कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। वी हैव दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट COOH, एसिडिक ग्रुप, थोड़ा सा अरेंजमेंट अलाइनमेंट चेंज कर रही हूँ, NH2 और ये R ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, याद रखेंगे। ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेफ्ट साइड ये होता है और राइट साइड ये होता है। बट अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के अलावा कुछ बना रहे हैं, तो दिस इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये राइट साइड नहीं है। सो NH2 एंड COH, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। NH2 यहाँ पे, ये COOH, थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगी, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। तो अब दूसरा अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से होगा। C NH2, H2 को सेपरेट कर रही हूं, 2 H है, और उसके बाद COOH ये, और ये R ग्रुप आ गया एंड ये आ गया H। ये 2 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, H OH यहाँ पे, H यहाँ पे, यानी कि COOH का OH एंड NH2 का H। रिमूवल हुआ वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब बनेगा बॉन्ड। अब जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, ये आ गया स्ट्रक्चर NH2। ठीक है, मैं R1 और R2 यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। सो दिस इज द R1 थिंग, CONHCHR2 एंड दिस स्ट्रक्चर गेट्स कंप्लीटेड। हम यहाँ पे 2 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है, तो बीच में बॉन्ड बन गया CONH का बॉन्ड। और बना कैसे, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में भी तो ये हुआ था, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई थी, तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई है, और ये बॉन्ड जो बना, ये बना पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास बॉन्डिंग अरेंजमेंट। इसी तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास प्रोटीन का चेन बनता है। जितने भी अमीनो एसिड जुड़ने हो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, तो अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं। लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा? ठीक है, ट्रांसलेशन के दौरान ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये चेन बनती है। जो हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान 12th में पढ़ोगे। सो ट्रांसलेशन के दौरान जब अमीनो एसिड ऐड होता है, वो COOH ग्रुप के आगे ऐड होगा। यानी कि जो आपका लेफ्ट टर्मिनल है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल है उसे एन टर्मिनल कहा जाता है। एन टर्मिनल क्योंकि वहां पे फ्री अमीनो ग्रुप होता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, और जो लास्ट अमीनो एसिड ऐड होगा उसका फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो राइट टर्मिनल जो है उसको सी टर्मिनल कहा जाता है, और सी टर्मिनल पे ही एडिशन होता है नए अमीनो एसिड का जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है। फाइन, सो ये है पूरा अरेंजमेंट। इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है। और अगर हम बात करें स्टडी की और बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसका काम है पोजिशनल इंफॉर्मेशन देना हमें अमीनो एसिड की। हमें और कुछ नहीं, इस पर्टिकुलर लेवल पे अमीनो एसिड का कोई फंक्शन हम नेचर नहीं जान सकते। हाँ, अगर हमें अमीनो एसिड के अरेंजमेंट का आइडिया है, म्यूटेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, कोई जेनेटिक डिजीज के हिसाब से बात करें, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पोजिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अमीनो एसिड की। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही फर्दर चेंजेस आती हैं आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड बनता है प्राइमरी लेवल पे, तो वो बनता है सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, कोई और बॉन्ड नहीं बनेगा। हमारे पास जो प्रोटीन में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि आगे और भी बॉन्ड्स बनने हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे और भी बॉन्ड्स बनने हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड होगा। राइट, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, अब वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज होगा। इसमें दो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, अल्फा हेलिक्स अरेंजमेंट एंड बीटा प्लिएटेड शीट। अब चेन बन गई अमीनो एसिड की, तो कई बार क्या होता है, चेन जो है वो एक हेलिकल अरेंजमेंट ले लेता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। क्योंकि कई बार जो हमारे पास अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमीनो एसिड भी है, बेसिक अमीनो एसिड भी है, उसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सीओ और NH ग्रुप बच गए, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप बच गए, वो क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग बनाना शुरू करेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, पेप्टाइड बॉन्ड के बाद अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से अरेंजमेंट्स आते हैं दोनों। ठीक है, दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट अल्फा हेलिक्स में एक सिंगल चेन होती है जो इस तरीके से कॉइलिंग कर लेती है। तो ऐसा अरेंजमेंट आप देख पाओगे एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, दैट इज इन केराटिन, जो बालों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वही अगर हम बात करें बीटा प्लिएटेड शीट की, बीटा प्लिएटेड शीट में क्या होता है, अलग अलग चेन्स होती है लाइक दिस। ये प्रोटीन पेप्टाइड चेन्स जो है मैं बना रही हूँ, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरीके से अरेंज है और आपस में बॉन्ड करेंगी। शीट लाइक अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से बीटा प्लिएटेड शीट कहा जाता है। तो इस तरीके से शीट लाइक अरेंजमेंट बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना उसे हम अभी हम प्रोटीन नहीं कह सकते। जब तक वो कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट नहीं लेता ना, तब तक वो प्रोटीन नहीं है। कोई भी प्रोटीन को अगर स्ट्रक्चर भी बनाना है तो उसे एटलीस्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। और अगर वो फंक्शनल प्रोटीन है, अगर उसे कोई फंक्शन करना है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आगे जाना पड़ेगा, टर्शरी या क्वाटरनरी में। ठीक है, तो एटलीस्ट टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए अगर फंक्शन करना है।
बट अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो एटलीस्ट सेकेंडरी अरेंजमेंट तो चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट आप देख पाते हो बीटा प्लेटेड शीट के केस में, सिल्क के केस में, सिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ठीक है। तो राइट हैंडेड हेलिक्स जो है वो बहुत कॉमन होता है बॉडी में, तो राइट हैंडेड हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, ये दो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होते हैं। ट्रिपल कोलेजन अरेंजमेंट भी होता है बट वो एनसीईआरटी कवर नहीं करता, जिसमें अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कॉइलिंग करती है, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन में जैसे होता है, तो उसमें मल्टीपल चेन्स होती हैं जो कॉइल करती है, ठीक है। जिसमें इसमें कॉइलिंग जो है हेलिक्स जो बन रहा है वो एक सिंगल चेन के साथ बन रहा है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो जैसे मैंने कहा तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल प्रोटीन्स में होना जरूरी है, यानी कि अगर किसी प्रोटीन को फंक्शन करना है तो एटलीस्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जितने पॉसिबल बॉन्ड्स है, यानी कि अब ये अरेंजमेंट हो गया या ये अरेंजमेंट हो गया, अब फर्दर जितने तरह के बॉन्ड्स पॉसिबल हैं इंक्लूडिंग आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, अमीनो एसिड के आयनिक अरेंजमेंट का ये बेनिफिट भी होता है, ठीक है। वेंडरवॉल इंटरैक्शन है, वेंडरवॉल्स इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, किसी भी तरह के बॉन्ड्स जो हैं जो अब पेंडिंग है, जो बच गए, ठीक है, जो पॉसिबल हो सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी लेवल पे ही बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं। सो ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स जितने भी पॉसिबल है वो बनते हैं और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक दिस, ऐसा कुछ कॉइल करके 3D जितने पॉसिबल बीच में ये चेन सब आपस में कॉइल कर जाएंगी, जहां जहां बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी वहां वहां बॉन्ड बन जाएगा, वो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द 3D स्ट्रक्चर, ताकि प्रोटीन्स काम कर सके। तो एंजाइम्स के केस में ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, अल्टीमेटली एंजाइम्स काम कर पाते हैं। तो एंजाइम्स में मायोग्लोबिन मसल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसके बाद अल्टीमेटली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। कई बार मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले लेने वाले प्रोटीन्स जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। ये भी 3D अरेंजमेंट है बट इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी ले चुकी होती है, क्योंकि आपस में उनके जितने पॉसिबल बॉन्ड्स थे उन्होंने बना लिए, ठीक है। अब कोई और पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी और उसके साथ पॉसिबल बॉन्ड्स जो हैं जो बच गए वो अगर वो बना ले तो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 4 चेन्स ले रही हूं, जैसे 4 प्रोटीन है, ठीक है। इसने टर्शियरी स्ट्रक्चर लिया, अब ये इसके साथ ना एक और प्रोटीन आया टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला, उसने देखा कि इसमें कुछ कुछ जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो खाली है, ठीक है। कुछ वैलेंसीज जो है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ आयनिक अरेंजमेंट्स जो है जो बैलेंस नहीं है, तो दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया, उसने इसके साथ बॉन्ड कर लिया जहां जहां पॉसिबिलिटी थी। थर्ड आया, उसने भी यहाँ पे बॉन्ड कर लिया जहां जहां पॉसिबिलिटी थी। फोर्थ आया, उसने भी बॉन्ड कर लिया इस तरीके से, जिसकी वजह से एक कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर बन जाता है विद मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि 2 or more polypeptides get arranged to form 3D स्ट्रक्चर और अल्टीमेटली फंक्शन करते हैं। और ऐसा ही अरेंजमेंट आपको मिलता है हेमोग्लोबिन में, ठीक है। हेमोग्लोबिन में हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं, वो इसी तरीके से जितने पॉसिबल बॉन्ड्स होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। अगेन कोवेलेंट नहीं बनेगा, प्राइमरी लेवल पे पेप्टाइड, सेकेंडरी लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद जितने पॉसिबल बॉन्ड्स अदर देन कोवेलेंट वो बनेंगे टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल पे। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बात की है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें से कोलेजन, कोलेजन जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है इन केस ऑफ एनिमल वर्ल्ड। एनिमल के केस में, एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कोलेजन प्रोटीन जो है वो सबसे अबंडेंट माना जाता है विद रुबिस्को।
रुबिस्को ये एक एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। ये एंजाइम जो है वो प्लांट वर्ल्ड में अबंडेंस में माना जाता है। सो अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ प्लांट, अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ एनिमल। ठीक है, सो ये दो प्रोटीन्स है जो अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ एनिमल वर्ल्ड एंड प्लांट वर्ल्ड। एंड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, वो है ग्लट4। इसके बारे में मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्लट4 प्रोटीन जो है वो सेल्स में प्रेजेंट रहता है एज अ कैरियर। ठीक है, सो किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में लेते हैं, फिर अल्टीमेटली कंपाइल करते हैं प्रोटीन्स को। तो ग्लट4 प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। सो ग्लट4 प्रोटीन जो है वो सेल्स में कैरियर प्रोटीन की तरह प्रेजेंट रहता है। इफ दिस इज अ सेल और ये है ग्लट4 प्रोटीन जो कैरियर है सेल में। ठीक है, अभी क्या करता है, इसका काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना। तो जब भी इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है एज अ रिस्पॉन्स और इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। तो इंसुलिन जो है वो इसी ग्लट4 प्रोटीन पे काम करता है। तो जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो बॉडी में आए हैं, जो ब्लड में प्रेजेंट है, तो ग्लट4 प्रोटीन जो है वो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है और फ्लिप करता है और सेल के अंदर छोड़ देता है। ये ग्लट4 प्रोटीन तब तक ग्लूकोज को अंदर नहीं छोड़ सकता, सेल के अंदर रिलीज नहीं कर सकता जब तक इंसुलिन उसको सिग्नल नहीं देगा। सो इंसुलिन जो है वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है फॉर ग्लट4 प्रोटीन, ताकि वो फंक्शन करे और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भेज दे। ठीक है, सो ग्लट4 प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज इनसाइड द सेल, और सेल के ऊपर एक कैरियर की तरह प्रेजेंट है ताकि सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो सके। सो दिस इज अबाउट वन मोर प्रोटीन दैट इज ग्लट4 जो सेल में प्रेजेंट है। तो यहां से एंड होता है प्रोटीन वाला पार्ट, और नेक्स्ट सेशन में हम डील करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो अगेन एक हेटेरोपॉलीमर है और पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बात करते हैं एक और बायोमोलिक्यूल की।